गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर 1 है, हिस्ट्री क्लास 9 का। आज शुरू करेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोग और भी आगे पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा पिछले का रिकॉल करते रहे हम। इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन, इंक्रीज जो टैक्स जो हुआ था वो क्यों हुआ था इंक्रीज, उसके पीछे कारण क्या था। तो आप लोगों को पता है कि फ्रांस में 18वीं शताब्दी में, मतलब 1700 से लेकर 1799 तक, तो उसके बीच में पूरे एक सेंचुरी जो था, पूरा उथल पुथल का सेंचुरी था फ्रांस में, ठीक है ना। 1720 के बाद, 1740 के बाद वहाँ आबादी बढ़ने लगा था। आप लोगों को पता है कि फ्रांस जो है वो अमेरिका का भी समर्थन किया था ब्रिटेन के कॉलोनी से छुड़ाने के लिए। तो उसमें उसके ऊपर कितना कर्ज आ गया था, 20 मिलियन लिब्रे का। उस समय करेंसी हुआ करता था फ्रांस में जो चल रहा था, ठीक है। इस सारे चीज़ पर वहाँ का राजा लुई 16 क्या था, लुई 16 एक तरह से काफ़ी शौकीन राजा था। इसको अय्याज हम लोग इतिहास में बोलते हैं, अय्याज टाइप का राजा था। और दिन प्रतिदिन फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी फ्रांस में। और दिन प्रतिदिन वहाँ पे जो है ब्रेड, जो खास करके वहाँ खाने वाले जो चीज़ थे, ब्रेड वगैरह हो गया, जिसको हम लोग रोटी बोलते हैं हिंदी में, या किसी भी चीज़ तरह का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, सामान का दाम बढ़ते जा रहा था। जिसके कारण राजा ने क्या फैसला किया था कि यहाँ का टैक्स बढ़ाया जाए, ठीक है। और टैक्स बढ़ाने में सिर्फ किन्हीं लोगों के ऊपर बढ़ाना जाना था, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर। और इसके लिए थर्ड स्टेट के लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तैयार एक बात पे थे कि उनको क्या मिलेगा, सभी को टैक्स देने का अधिकार दिया जाए। सिर्फ ये नहीं कि क्लर्जी और नोबिलिटी लोग ही टैक्स दे और थर्ड स्टेट के क्लर्जी और नोबिलिटी लोग टैक्स ना दे और थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स दे। तो ये बिल्कुल इस बार नहीं मानने वाले थे। और राजा जो बुला रहा था, जो मीटिंग बुला रहा था, वो लगभग 100 साल के बाद बुलाने जा रहा था, 100-150 साल के बाद ये टैक्स बढ़ने जा रहा था। और ऐसे ही फ्रांस में गरीबी चारों तरफ थी, ठीक है ना। भुखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी बढ़ चुका था। वहाँ का जो मौसम है, आप लोग जानते हैं कि 1740-50 के बाद वहाँ पे फसल खराब हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था, फसल भी खराब हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे लोगों में और गुस्सा था और कोई सिस्टम कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। तो और ये इसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि लोगों का आक्रोश अब सड़क पर आ गया, ठीक है। जहाँ राजा रहता था उसके सामने क्या हुआ, लोगों ने आकर हल्ला करना शुरू किया, उसके पैलेस के सामने आकर। और शायद जो भी आप लोग चैप्टर शुरू होते ही पढ़े होंगे, तो उसके सामने आके हल्ला करना शुरू किया। कई सारे पुलिस एक्ट हो पाए। उससे पहले देखेंगे कि ये आउटब्रेक क्या है। तो ये सारा जो पृष्ठभूमि बना, ये सारी पृष्ठभूमि कब बाहर आती है, 14 जुलाई 1789 को लोग सड़क पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है और हम लोग उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। The old region, the monarch did not have the power to impose tax according to his will alone. जो पुराना जो क्षेत्र था या जो ओल्ड रीजन जो चल रहा था, पुराना शासन काल क्या, जिसमें 3 थे ना फ्रांस के। आप लोग जान रहे, बार बार एक ही बात को हम नहीं बोलेंगे, आप लोग जान रहे हैं कि क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के लोग। जो पुराने शासनकाल जो या वहाँ की जो व्यवस्था थी, पुराने व्यवस्था में जो लोग रह रहे थे, राजा चाह रहा था सेम वही चीज़ चले, लेकिन अब वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं खा रहे थे ये चीज़। खास करके जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाह रहे थे कि अब पूरी तरीके से सामंती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, सामंत व्यवस्था। सामंत किसको कहा जाता है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, भूमिहीन मजदूर का शोषण करते हैं, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय वो कर चुके थे, लेकिन ये इतना जल्दी होने वाला नहीं था। अगले ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ठीक है ना। 18वीं सदी, 19वीं सदी, आप लोग को पता है कि महिला को वोट देने का अधिकार उस समय बाद शुरू हुआ, लेकिन मिला कब, फ्रांस में 1946 में मिला, ठीक है। उससे पहले मिला नहीं, मतलब 200 साल और 150-200 साल के बाद वहाँ पे मिला। तो शुरुआत तो एक तरह कहा जाता है ना कि उसका जो मतलब शुरुआत होने का जो अलग आग जो है वो जल चुकी थी मिसाल, और वो बाद में बनी एक तरीके से। पूरे लोग एक तरह से फ्रांस के पूरे लोग एकत्र हुए, या फ्रांस में पूरा जो डेमोक्रेसी आया वो 100-150 साल बाद आया। लेकिन जो अंकुर फूटा, जो बीज निकला, वो यही था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहीं से शुरुआत होता है। द ओल्ड रीजन, द मोनार्क डिड नॉट हैव पावर टू। फिर यहाँ पर नीचे देखिए कि स्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी 3 स्टेट से दे रिप्रेजेंटेटिव, सभी अपने स्टेट जो भी क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट थे, उन लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। क्लर्जी के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और नोबिलिटी के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। उनको बैठने के लिए कहा गया, ठीक है ना। उनको राजा के लेफ्ट और राइट बैठने के लिए कहा गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे
उनके 40,000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद हुए। उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला गया, इवन कहा गया कि आप लोग खड़ा रहिए, और जबकि टैक्स उन्हीं लोग पे बढ़ाया जाने वाला था। दूसरी बात, और जो महिलाएं थी उनको तो इवन अंदर तक आने नहीं दिया गया, राजा के महल के अंदर तक, बाहर से आ गया, सब कुछ दिया। लास्ट टाइम वाज डन और अंतिम बार मैंने पहले ही बताया था कि अंतिम बार जो टैक्स बढ़ाने का काम हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, वो 1614 में हुआ था, देख लीजिए। और अब कब बुलाया जा रहा था? 5 मई 1789 को। तो समझ जाइए कि ये 100 साल से तो लगभग 150 साल का ये क्या है, फासला है, ठीक है। लुई 16 कॉल्ड स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। लुई 16 कहते हैं कि न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास किया जाए, और जो क्लर्जी और नोबिलिटी जो लोग रहते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि अब फिर टैक्स बढ़ेगा तो हम लोग को और मजा मारने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि राजा के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, मस्ती के अंदाज में रह रहे थे क्लर्जी नोबिलिटी के लोग। इनको कोई जन्मजात के इनको सारा अधिकार प्राप्त था, इनको कोई प्रेशर था ही नहीं। जितना राजा जो भी चीज़ करता था उनके साथ ये भी खाते थे, मतलब छट्टे बट्टे कहते हैं ना, उस तरह के टाइप का मजा लूटते थे ये लोग भी। और इनका सारा पैसा कौन देता, वहन कौन करता था? और थर्ड स्टेट के लोग करते थे। बेचारे जो गरीब थे, भूमिहीन थे, जो मजदूर थे, वो कर रहे थे, ठीक है ना। तो और टैक्स उन्हीं पे डाला जा रहा था। ई स्टेट जनरल टू पास प्रपोज फॉर न्यू टैक्सेस। फर्स्ट सेकेंड पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट सेकेंड के 300 रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ के 40,000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन 600 जो थे उनको अदर साइड में कहा गया खड़ा होने के लिए, ठीक है। वोटिंग हुआ, पास्ट 1 वोट सेम प्रैक्टिस। बोला गया कि क्लर्जी नोबिलिटी यहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वोटिंग के लिए तैयार तभी हुए। उनका कहना था कि वोटिंग तभी होगा जब सबको 1 वोट 1 राइट होगा, लेकिन ऐसा क्या था? बिल्कुल नहीं था 1 वोट 1 राइट। अगर ऐसा हो जाता 1 पर्सन 1 वोट अगर राइट हो जाता ऐसा तो उसी समय फ्रांस में डेमोक्रेसी आ जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वहाँ एक्टिव और पैसिव तौर पे बांटा गया सिटीजन को वोट देने के लिए, ठीक है ना। ई स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। ई स्टेट का जो डिमांड था थर्ड स्टेट का, उनका डिमांड ये था कि सभी को, मैंने बता दिया है कि सभी को 1 वोट और 1 राइट, एक मनुष्य, एक आदमी, 1 पर्सन 1 वोट। क्लियर बात है, ठीक है ना। एक आदमी 1 वोट, ठीक है, देने का अधिकार। ये किनका कहना था? ये थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था। लेकिन इसके लिए क्लर्जी और नोबिलिटी और राजा जो थे वो बिल्कुल तैयार नहीं। अगर ऐसा इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर ऐसा आ जाता 1 वोट 1 राइट का तो सत्ता किसके पास चला जाता? डेमोक्रेसी हो जाता वहाँ पे। फिर राजा के पास सत्ता, राजा जो बैठ के मक्खन मार रहा था वो उसको मिलता नहीं, और दूसरा जो क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे जिनको बैठे बैठाए ही सारा कुछ मिल रहा था वो सब खत्म हो जाता। तो कौन आदमी चाहता अपना सत्ता छोड़ना? बताइए, आप चाहिएगा कि आप सत्ता छोड़िए? नरेंद्र मोदी चाह रहा है देश का सत्ता छोड़ना? कोई नहीं चाहेगा सत्ता छोड़ना, ठीक है ना। जिस आदमी को सत्ता मिलता है उस सत्ता में एकदम चूर हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी आदमी पावर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। When the king rejected मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट, जब इस बात को, प्रपोजल को, कौन से प्रपोजल को कि सभी वोट आदमी को 1 वोट का अधिकार मिले, इसको राजा लुई 16 मानने से साफ इनकार कर दिया। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो वॉक आउट कर गए, राजा के महल से बाहर आ गया और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। 20 जून 1789 का वो दिन था। असेंबली इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक असेंबली बुलाया जाता है, उसमें खास करके कौन रहते हैं? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग रहते हैं। 20 जून 1789 को और इंडोर टेनिस कोर्ट में एक असेंबली बैठाया जाता है और वो असेंबली डिक्लेयर करता है कि अब देश में एक नया संविधान बनेगा, राजा वगैरह कुछ नहीं रहेगा, उसको हटाया जाए। देश में लोकतंत्र क्या रहेगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र लोकतंत्र। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए, मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। राजतंत्र रहेगा लेकिन सब दोनों में अंतर याद रखिएगा। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पे फर्स्ट पीपुल भी चुन के जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया का प्रथम पीपुल कौन है? राष्ट्रपति, भले ही डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन वो चुन के जाते हैं। तो इसलिए भारत को हम लोकतांत्रिक गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही दूसरे तरफ ब्रिटेन है, वो गणतंत्र लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट पर्सन है वो वहाँ राजा है और अभी भी राजा वहाँ वंशानुगत, ठीक है। वहाँ के लोग उनको सम्मान देते हैं। तो असेंबली ने डिक्लेयर किया कि ठीक है मोनार्क रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और जो राजा होगा, कोई भी राजा रहे, लुई सिस्टम या कोई भी, उसको संविधान के तहत रह के काम करना होगा। नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर। मेराव्यू एवेसिया, ये दो थे। देखिए मेराव्यू जो थे वो नोबेल फैमिली से थे, मतलब फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकेंड स्टेट के लोग, कोई ज़्यादा नहीं। एक मेराव्यू और एवेसिया, ये दोनों ने काफ़ी थर्ड स्टेट के लोगों का मदद किया, क्योंकि इन दोनों का एक मतलब मजबूत पक्ष के साथ था। तो थर्ड स्टेट के लोगों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनको ये अच्छा लगा कि चलो कोई बड़े घराने से लोग आगे मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका और हौसला बुलंद हो गया, ठीक है ना। तो मेराव्यू नोबेल फैमिली से, एवेसिया क्रिश, ठीक है, पावरफुल स्पीच। मेराव्यू हमेशा क्या करता था, पावरफुल स्पीच देता था, एक ऐसा स्पीच देता था जिससे लोग को अच्छा चीज लगता था कि आगे कुछ होने वाला। जैसे नरेंद्र मोदी देश में आने से पहले कैसा स्पीच देता था, आप लोगों को उस समय याद नहीं होगा, बच्चे होंगे, बोलता था कि इस साल गर्मी नहीं आएगा, ठीक है, साल भर ठंडे पड़ेगा। इतना झूठ बोला कि देश में इतना बेरोजगारी है जिसका कोई औरत नहीं, ठीक है। तो उसी तरह ये सब तरीका होता है राजा का, नेता का, ये सब बात जान लीजिए आप लोग। नेता जो होगा, राजा जो होगा, इस सब का तरीका होता है किसी को कैसे झूठ बोल के, बरगला के, मंत्री का, मुखिया का झूठ साच बोल के कैसे ठगा जाए। आपके भी घर में आएगा, आपको भी ठग के चला जाएगा। तो ये सब बच के रहिएगा इस सबसे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, ये सब तरीका होता है। अगर आपको ठग विद्या नहीं आ रहा, मतलब अगले को बेवकूफ़ बनाने नहीं, तब आप कैसे देश में राज कीजिएगा। बीजेपी ऐसे ही थोड़ी राज कर रहा है, या कांग्रेस ऐसे ही थोड़ी किया रहा है। उसको झूठ बोलने आ रहा है, और झूठ बोलने के चक्कर में वो आपको, हमको क्या कर रहा है, पगला रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है। तो सेम यही चीज़ कर रहा था। तो मेराव्यू जो है, अब आप लोग हिटलर के बारे में पढ़िएगा 9th क्लास में ही, आगे पढ़िएगा तो उसमें और भी इसके बारे में जानकारी मिलने को आपको पता चलेगा कि हिटलर क्या कर रहा था, हिटलर क्यों ऐसा बन गया। वो जब भाषण देता था हिटलर, तो लोगों को लगता था कि अरे ये कुछ आ गया, एक ऐसा दुख है कि हम लोग का पूरा दुख हर लेगा और सब सूखे सूख दे देगा, समझ गया। और क्या किया हिटलर, वो इतिहास गवाह है, ठीक है। डिक्लेयर नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड ए पावर स्पीच सीआर क्रिश, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है ना। थर्ड स्टेट, इन्हें पावरफुल स्पीच दिया नोबेल फैमिली के लोग, मेराव्यू, उन्होंने अब बताया भी कि आखिर थर्ड स्टेट है क्या। उनका कहना था ये लोग इसके साथ थे, मेराव्यू और एवेसिया, और पृष्ठ थे। कौन थे, एवेसिया जो थे वो एक पृष्ठ थे। While the NA National Assembly was, NA का यहाँ full from National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France settled with turmoil। देखिए जो नेशनल असेंबली थे वो जिस समय वर्साई में क्या कर रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रारूप बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, लेकिन पूरे रेस्ट शेष जो फ्रांस है, पूरे फ्रांस में क्या था, टर्मोइल। इस शब्द पे गौर कीजिए, टर्मोइल मतलब आक्रोश, जलना या हल्ला गुल्ला, मारपीट, जो भी आप सब समझ सकते हैं। टर्मोइल, पूरे फ्रांस में आग लगी हुई थी, चारों तरफ हंगामा हो रहा था, ठीक है। बैड हार्वेस्ट, फसल जो है खराब हो रही थी। इम्पिटेड प्राइस, खाना का जो भंडार कोष था कम हो गया था, प्राइस दिन पर दिन बढ़ रहा था, ठीक है ना। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चारों तरफ फैल रहा था, और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फैलने लगा था, यूरोप की और भी कंट्री में। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बैटेड ट्रांस ऑफ एंग्री वुमेन फ्रॉम इंडस्ट्री, कहने का मतलब है कि, और उसी समय ये देखा जा रहा था कि जो महिलाएं वगैरह थी वो लाइन में लग के ब्रेड के लिए आपस में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रहा था। इवन कई सारे शराब के दुकान को लूट लिया जा रहा था। शराब के दुकान क्यों, क्योंकि फ्रांस ठंडा कंट्री है, तो वहाँ वाइन, जैसे हम लोग यहाँ पानी पीते हैं, लोग वहाँ वाइन पीते हैं, ठीक है। तो वहाँ जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना वाइन नहीं पीजिएगा, यहाँ वाला बात नहीं है कि बस मार लेना है, उधर जाना है, वहाँ का वाइन अलग रहता है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है फ्रांस का शराब, ठीक है वाइन। तो महिलाएं क्या कर रही थी, वाइन शॉप को लूट रही थी, खाने वाले जो शॉप था उसको लूट रही थी। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, इसी समय किंग ने क्या कर दिया, ट्रूप्स मतलब क्या होता है, छावनी, सेना का या पुलिस का छावनी, इसको आदेश दिया कि जाइए इसको कंट्रोल कीजिए। और लोग में और पुलिस में क्या होने लगा, झड़प होने लगा, ठीक है ना। और भी फ्रेंच रेवोल्यूशन और चरम सीमा पर पहुंच गया, ठीक है। 14 जुलाई द एलिगेशन क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द, अंत में 14 जुलाई को गुस्साई भी कहाँ पहुंचती है, राजा के भवन के पास या राजा के निवास के पास पहुंचती है, और उसको वर्षाएं को क्या करती है, तोड़ फाड़ के बराबर कर देती है। और भी कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज और भी कुछ होती है, जैसे कई जमींदार के घर को लूट लिया जाता है, या मलेरिया की चर्चा हो रही है।
एडवाइड ऑफ ब्रिटिश अटैक। ये क्या था, फ्रांस के गांव में हल्ला हो जाता है कि जो आम लोग हैं वो जमींदार लोग के घर को लूट रहे हैं, उनके घर में से और को ले जा रहे हैं, जमींदार को मार मार के भगा रहे हैं। उसी में आप लोग पढ़िएगा तो लिखा है कि कई शायद 5 से 10 लाख जो जमींदार होते हैं पूरे फ्रांस में, कुछ उसका 2-4% दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं। द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर, और गवर्नमेंट कम से कम कितना का एसेट एक्वायर करता है, 2 बिलियन लीवर्स। और याद रखिएगा कि फ्रांस में कितना का कर्ज आता है, 25 बिलियन लीवर्स का एक समय कर्ज आता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ के समय ये कहानी के रूप में होगा, हम लाइन में अलग अलग कुछ बात और बोलते हैं ताकि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि SST में आप लोग बोर होने लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।